नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष की कक्षा के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। और इकोनॉमिक सर्वे को हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, बजट से संबंधित महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है जो हमें प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है, कंप्लीट करना है, उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक सर्वे की। और इकोनॉमिक सर्वे की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे समझना है हम किस परिदृश्य में बात कर रहे हैं। बिहार राज्य विशेष के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी चर्चा है वो संबंधित है बिहार राज्य से। बिहार की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करने हम यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था के अवलोकन के क्रम में सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे। और यहाँ पे चीजों को डिटेल से देखना है। किस संबंध में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य के विशेष संदर्भ में। बिहार राज्य के विशेष संदर्भ में। ठीक है, चीजों को डिटेल्ड में समझना है और प्रयास करना है कि साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलें। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको साथ साथ नोट डाउन करते हुए भी चलना है। यहाँ पे सबसे पहले जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की या हम बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की, आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं, तो किस वर्ष के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की, जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 22-23 के लिए हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के लिए हम बात कर रहे हैं। और जब हम 2022-23 के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये आंकड़ा किस वर्ष का देगा। तो ये जो आंकड़ा हमें देगा वो पिछले वर्ष का देगा। मतलब इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पिछले वर्ष का जो डेटा होता है उसको हमें उपलब्ध कराता है। तो ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे हम 2023 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो आंकड़ा मिलता है वो पिछले वर्ष का दिया जाता है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले ये होता क्या है, इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, तो आपको समझना है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है एक रिपोर्ट कार्ड है, जिसको आप ऐसे कह सकते हो कि एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड है। एनुअल रिपोर्ट कार्ड किसका है? वार्षिक लेखा जोखा किसका है? वार्षिक लेखा जोखा है संबंधित सरकार का, या आप कह लीजिए संबंधित राज्य की अर्थव्यवस्था का। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है? वार्षिक, आप कह सकते हो वार्षिक लेखा जोखा कह सकते हो, या आप कह सकते हो एनुअल रिपोर्ट या वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है, तो वार्षिक लेखा जोखा है या वार्षिक रिपोर्ट है किसका? यह है अर्थव्यवस्था का। यदि हम राज्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो राज्य की अर्थव्यवस्था का, देश के संबंध में बात कर रहे हैं तो देश की अर्थव्यवस्था का। तो इकोनॉमिक सर्वे विशेष रूप से एक वार्षिक लेखा जोखा है जो संबंधित राज्य, या जब केंद्र के बारे में हम बात करते हैं तो केंद्र के जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को लेकर काम किए गए, तो अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा जो है वो हमें उपलब्ध कराता है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है और ये बताता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे जो है ये जो वार्षिक लेखा जोखा हमें उपलब्ध कराता है अर्थव्यवस्था का, इसमें यह किस बात की तरफ इशारा करता है, किस बात की जानकारी देता है। तो याद रखिएगा इसमें अलग अलग जो सेक्टर होते हैं अर्थव्यवस्था के, जो अलग अलग सेक्टर होते हैं, आप जानते हैं बहुत सारे, जैसे सेवा क्षेत्र हो गया, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, तो इस प्रकार के कई सारे क्षेत्रक हैं ना। तो विभिन्न जो क्षेत्रक हैं, आप कह सकते हो प्रत्येक सेक्टर के प्रदर्शन के बारे में या प्रत्येक सेक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में ये बताता है। तो अर्थव्यवस्था, ये वार्षिक लेखा जोखा है अर्थव्यवस्था का, जो बताता है क्या? प्रत्येक सेक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में, प्रत्येक सेक्टर के प्रदर्शन के बारे में बताता है। ठीक है, प्रत्येक सेक्टर के प्रदर्शन के बारे में बताता है या प्रत्येक सेक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में और क्या बताता है? या साथ में यह बताता है कि संबंधित राज्य की अर्थव्यवस्था को यदि हम और बेहतर करना चाहते हैं तो हमें आने वाले वर्षों में किस प्रकार के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है, ये जानना है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे विगत वर्षों का लेखा जोखा देता है।
किसका लेखा जोखा? अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा उपलब्ध कराता है या अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट देता है। विगत 1 वर्षों में अर्थव्यवस्था संबंधित राज्य की या देश की कैसी रही है उसकी एक वार्षिक रिपोर्ट ये प्रस्तुत करता है। और इस रिपोर्ट में जो विभिन्न सेक्टर होते हैं, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न सेक्टर हैं उनके बारे में बताता है, उनके प्रदर्शन के बारे में बताता है। साथ ही साथ यदि आगे हमें और बेहतर करना है तो किस सेक्टर में कौन से कार्य करने चाहिए या कौन से सुधार करने हैं या क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, इनके बारे में भी जानकारी देता है। तो ये तो हो गया हमारा, आप कह सकते हो कि क्या चीजें इसमें होती हैं, क्या जानकारी ये देता है, किस बारे में ये बताता है, ये हमने समझ लिया। इसके बाद बात आता है कि ये भाई किस वर्ष का डेटा देता है। तो ये 2023 का हम देख रहे हैं, मतलब 2022-23 का आंकड़ा यहाँ पे ये दे रहा, 22-23 के डेटा के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे 22-23 की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे 22-23 यहाँ पे किसका आंकड़ा देता है? यहाँ पे ये बताता है कि 2021 से लेकर 2022 के फाइनेंशियल ईयर में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के सेक्टर में कार्य किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 अप्रैल आप कह सकते हो 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का डेटा इसके माध्यम से हमें मिलता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे 2023 के माध्यम से पिछले एक वित्तीय वर्ष का जो डेटा है वो हमें मिलता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक एक करके हम चीजों को देखेंगे, समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, कुछ चीजें और हमें देखने हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में क्या चीजें पता चलती है। तो हमने देख लिया कि भाई भविष्य में किस प्रकार के कदम अर्थव्यवस्था को लेकर के उठाने चाहिए, इस सेक्टर को लेकर के उठाने चाहिए, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। किस प्रकार से पिछले 1 वर्ष में संबंधित जो सेक्टर हैं वो किस प्रकार से परफॉर्म उन्होंने किया है, किस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है, उसके बारे में बताता है। तो क्या, जैसे अभी आप देखते होंगे कि पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है 1 दिन पहले और उसके बाद फिर बजट पेश किया जाता है। तो यह जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट अलग अलग पेश किया जाता है, क्या प्रारंभ से ही ऐसा पेश किया जाता है? मतलब देश आजाद होने के बाद से जब से हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या उस समय से ही यह दोनों अलग अलग प्रस्तुत किए जा रहे हैं? तो इसमें भी आपको याद रखने की जरूरत है कि 1964 के पहले यदि हम बात करें, वर्ष 1964 के पहले, वर्ष 1964 के पहले जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो ये इकोनॉमिक सर्वे है और ये जो बजट है ये एक साथ प्रस्तुत किया जाता था, मतलब एक ही साथ आता था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्ष 1964 में ही ये बदलाव किया गया और वर्ष 1964 से इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है ये अलग अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे हम पूर्व में देखते थे ना, तो हमने देखा था कि रेल बजट अलग से आता था, आप सबने देखा होगा, ठीक है। लेकिन फिर बाद में उसको भी इसी में मर्ज कर दिया गया, आम बजट में ही उसको मर्ज कर दिया गया, नहीं तो रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था। तो यहाँ पे एक चीज यह भी देखना है कि भाई 1964 तक जो राज्य के बजट होते थे उसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट साथ में प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1964 से इसमें बदलाव किया गया और उसके बाद से इकोनॉमिक सर्वे हो गया और बजट जो हो गया ये अलग अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। और इकोनॉमिक सर्वे जो है ये बजट प्रस्तुतिकरण से 1 दिन पहले जो है ये पेश किया जाता है, 1 दिन पहले ये पेश किया जाता है। अब बात आती है कि इसको बनाता कौन है, बजट को तैयार कौन करता है, इकोनॉमिक सर्वे को तैयार कौन करता है? तो याद रखिएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं जिनके द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया जाता है। और बजट प्रस्तुतिकरण के साथ साथ जब आप कहते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है उसको भी यही संबोधित करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की, मतलब यहाँ पे जो डेटा होगा वो 21-22 का डेटा दिया जाएगा। 21-22 के डेटा की हम यहाँ पे बात करेंगे, ये चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं अपने विषय वस्तु की और यहाँ से चीजों को शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी तक जो भूमिका थी वो हमारी बन चुकी है। अब बात आ रही है इकोनॉमिक सर्वे की।
बात हो रही है यहाँ पे। तो आइए एक एक करके पहले हम डेटा, कुछ फैक्चुअल डेटा है उनको नोट करते हैं और साथ साथ नोट करते हुए चलना है। बिहार की अर्थव्यवस्था का यहाँ पे हम अवलोकन कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो है राज्य की, जो कीवर्ड आएंगे उनके बारे में भी हम समझेंगे। राज्य की जीएसडीपी, राज्य की जीएसडीपी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। और राज्य की जीएसडीपी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं ये स्थिर मूल्य पर कर रहे हैं, याद रखिएगा। अभी समझते हैं हम ये क्या होता है। स्थिर मूल्य पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंकड़ा है वो बताता है कि 2020-21 में, 2020-21 में ये -3.2%, ठीक है। और 2021-22 में जब हम बात करते हैं तो ये प्लस में आया और 10.98% जो है ये वृद्धि देखने को मिली, ठीक है। यहां भी वृद्धि देखने को मिली, नकारात्मक देखने को मिली, ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करें इन दोनों आंकड़ों के साथ, यदि हम बात करें कि भाई यहाँ पे नेशनल ग्रोथ कितना रहा है, तो नेशनल ग्रोथ भी इस समय याद रखना है। नेशनल ग्रोथ यहाँ पे 8.68% रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कि राज्य की जीएसडीपी जो है, और जब जीएसडीपी की बात करते हैं तो सबसे पहले जीडीपी को हमें समझना है, ठीक है। जीडीपी को समझना है। जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो आप सब जानते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म, एक प्रकार से आप कह लीजिए। ये होता क्या है, तो याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं जीडीपी की तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात यहाँ पे होती है। और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत पूरे एक वर्ष में, पूरे एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। याद रखिएगा, संबंधित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं का जो कुल मूल्य होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन जब जीएसडीपी की बात आती है तो यहाँ पे जब राज्यों की हम बात करते हैं तो वहां पे हम इसको जीएसडीपी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब दो चीज आपने देखा, एक आपने देखा स्थिर मूल्य, ठीक है, और एक आप देखोगे आगे चल के वर्तमान मूल्य। तो स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पेज है, ठीक है, जिसमें हमने डेटा नोट करके रखा है। आज इसकी कीमत उदाहरण के तौर पे यदि हम माने, आज इसकी कीमत मान लो 10 रुपए है। इस पेज की कीमत मान लो 10 रुपए है वर्तमान कीमत। और स्थिर मूल्य पे जब हम इसकी कीमत की बात करेंगे, मतलब एक कोई वर्ष हम मानेंगे, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, उससे हम तुलना करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे स्थिर मूल्य माना है 2015, ठीक है, मतलब इस पेज का 2015 में मान लीजिए दाम 5 रुपए था। आज इस पेज का मूल्य जो है वो है 10 रुपए। तो जब स्थिर मूल्य पे हम देखते हैं, मतलब हमने स्थिर मूल्य मान लिया, 2015 का जो मूल्य था उसको स्थिर मूल्य मान लिया। अब स्थिर मूल्य की जब हम बात करते हैं तो वहां पे 5 रुपए दाम था। वर्तमान में यदि हम बात करें 10 रुपए दाम है, तो यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन हुआ, इसके दाम में लगातार बढ़ोतरी हुई है। और जब वर्तमान मूल्य की बात करते हो तो स्थिर मूल्य की तुलना में इसमें क्या है, इन्फ्लेशन भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो स्थिर मूल्य की तुलना में 5 रुपए दाम था, पिछले 8 वर्षों में कितना इन्फ्लेशन हुआ, इसमें 5 रुपए का हुआ, तो आज इसका मूल्य 10 रुपए। तो ऐसे कोई एक आधार वर्ष हम मानते हैं और फिर हम उससे तुलना करते हैं। जैसे वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में जो आधार वर्ष हम मानते हैं वो वर्ष 2011-12 की मानते हैं। वर्ष 2011-12 को हम आधार वर्ष मानते हैं और उसी से हम तुलना करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यूएशन हुआ, इस पेज के मूल्य में जो वैल्यूएशन हुआ उसी को ऐड करके हम वर्तमान मूल्य की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा राज्य की जीएसडीपी स्थिर मूल्य पे बात हो रही है। राज्य की जीएसडीपी स्थिर मूल्य पे मतलब 2011-12 की बात हो रही। 2011-12 की तुलना में जब हमने देखा तो हमने देखा कि 2020-21 में इसमें -3.2% की वृद्धि हुई। और जब इसको हमने 2021-22 की तुलना में देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे 10.98% की वृद्धि हुई। तो ये दोनों पता होना चाहिए कि कहाँ पे कमी हुई, कहाँ पे वृद्धि हुई।
ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ क्या चीजें और आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, और हमने इस समय देखा कि इस समय भाई नेट जो ग्रोथ था, नेशनल ग्रोथ जो हमारा था, वो 8.68% था। मतलब कहीं ना कहीं बिहार का जो ग्रोथ है वो नेशनल ग्रोथ से ज्यादा आपको देखने को मिला। अब इसमें यदि आप देखोगे, यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रारंभिक परीक्षा में कि भाई पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कितना ग्रोथ ज्यादा हुआ, तो ये दोनों वैल्यू पता होगी तभी तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये दोनों वैल्यू आपको नोट करना है, साथ साथ नोट करते हुए आगे बढ़ना है। अब हम बात करेंगे राज्य की जीएसडीपी आंकड़ों में यदि हम बात करें राज्य की जीएसडीपी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और आंकड़ों में हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, राज्य की जीएसडीपी आंकड़ों में यदि हम बात करें तो हमें देखने को मिल रहा है जीएसडीपी यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे हमने बोला कि बात किसकी हो रही है, 2021-22 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि वर्तमान मूल्य पे जो ये देखने को मिला 6,75,000, 6,75,448 करोड़ रुपए। ठीक है, और जब हम पिछले वर्ष की स्थिर मूल्य पे बात करते हैं, ये वर्तमान मूल्य पे है, वर्तमान मूल्य पर, और जब हम इसी को स्थिर मूल्य पे देखते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 4,28,065 करोड़। ये क्या है, ये स्थिर मूल्य पे है। तो स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य आपको पता हो गया होगा। तो राज्य की जीएसडीपी की यदि हम बात करें तो वर्तमान मूल्य पे 6,75,448 करोड़ रुपए, वहीं स्थिर मूल्य पे 4,28,065 करोड़ रुपए देखने को मिले। ये डेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये राज्य की जीएसडीपी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे इसी में देखने को मिलता है राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की। अब हम बात करेंगे राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की यहां पे हम बात करने वाले हैं। और राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान मूल्य पे, वर्तमान मूल्य पे यदि हम बात करें तो 54,383 रुपए। ठीक है, और यदि स्थिर मूल्य पे बात करें, स्थिर मूल्य पे यदि हम बात करें तो 34,465। ठीक है, वर्तमान मूल्य पे 54,383 रुपए और स्थिर मूल्य पे 34,465 रुपए देखने को मिल रही है। ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए। राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, ये पूछा जा सकता है, ये सब फैक्ट सबको पता होने चाहिए। ये पूछे जाने वाले फैक्ट हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो सभी। चलो नोट कर लीजिए। ठीक है, राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी आपने नोट कर लिया, 34,465 रुपए। ठीक है, अब हम इसके बाद नोट करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उप क्षेत्र जो हैं उनके बारे में नोट करेंगे। अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के
क्षेत्रक एवं उप क्षेत्रक। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक एवं उप क्षेत्रक की यहाँ पे हम बात करेंगे। अब आपको बता दें कि प्राथमिक क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब आप समझते होंगे। प्राथमिक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान देने वाले दो उप क्षेत्रकों में जो वृद्धि है उसकी यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में योगदान देने वाले प्राथमिक क्षेत्र में योगदान देने वाले दो उप क्षेत्र में वृद्धि, दो वृद्धि की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2000, जो आंकड़ा हमें इस आर्थिक समीक्षा से मिला है वो 2017-18 से लेकर के 2021-22 का आंकड़ा हमें मिला है, उसी की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है पशुधन जो है, पशुधन ये है 9.7% और मत्स्यन या आप कह लीजिए जल कृषि, मत्स्यन और जल कृषि इसका है 6.7%। तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था के जब हम विभिन्न क्षेत्रकों की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में योगदान देने वाले दो उप क्षेत्रों, दो प्रमुख उप क्षेत्रों में जो वृद्धि देखने को मिली 2017-18 से 2021-22 के दौरान, उसमें पशुधन में 9.7% की वृद्धि और मत्स्यन और साथ साथ जल कृषि में 6.7% की वृद्धि देखने को मिली। और ये सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में यहां से बन सकते हैं, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत है। सीधे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा कि भाई वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 में मत्स्यन में कितना वृद्धि हुई, तो आपको बताना है 6.7%। आपसे पूछ लिया जाए पशुधन में कितनी वृद्धि हुई, तो आपको बताना है 9.7%। आइए विभिन्न क्षेत्रकों को हम देख लेते हैं, एक आप कह सकते हो ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं या एक चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको बता दें कि मान लीजिए ये पूरा जो सर्किल है इसमें सभी क्षेत्र का आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के साथ साथ ये आपका हो गया तृतीय क्षेत्र। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि राज्य के जीएसडीपी में, राज्य के जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, विभिन्न क्षेत्रकों की हिस्सेदारी। ठीक है, राज्य की जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और हमने तीनों सेक्टर को देख लिया, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। अब प्राथमिक सेक्टर में यदि हम बात करें, यहाँ पे ये मान लो प्राथमिक सेक्टर का हमने बनाया है, ये प्राथमिक सेक्टर है, इसकी यदि हम बात करें कि भाई इसका क्या योगदान है राज्य की जीएसडीपी में, तो प्राथमिक सेक्टर का जो योगदान है वो 21.2% है। कितना है? 21.2% योगदान प्राथमिक सेक्टर का है, ये आपको याद रखना है। द्वितीय सेक्टर की यदि हम बात करें तो द्वितीय सेक्टर का योगदान कितना है वो आपको पता होना चाहिए। द्वितीय सेक्टर का योगदान जो देखने को मिलता है, द्वितीय सेक्टर का योगदान जो देखने को मिलता है, ये आपका द्वितीय सेक्टर हो गया। ठीक है, द्वितीय सेक्टर का योगदान जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है 18.1%। ठीक है, और इसके बाद फिर बात आती है तृतीय सेक्टर की, और तृतीय सेक्टर की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, ये आपका पूरा तृतीय सेक्टर है। ठीक है,
ये तृतीयक सेक्टर है और इसकी जब हम बात करते हैं तो तृतीय सेक्टर का योगदान यहाँ पे 60.7% देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सेक्टर का योगदान आपने देख लिया कि प्राथमिक सेक्टर का कितना योगदान है, द्वितीयक सेक्टर का कितना योगदान है और तृतीयक सेक्टर का कितना योगदान है। और ये जो आंकड़े हैं ये किस वर्ष के आंकड़े हैं, 2021-22 के आंकड़े हैं, मतलब लेटेस्ट जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। मतलब इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार बिहार की जीएसडीपी में सबसे ज्यादा योगदान यदि है तो तृतीयक सेक्टर का है, तृतीयक सेक्टर के बाद फिर प्राथमिक सेक्टर का है और फिर द्वितीयक सेक्टर का है। प्राथमिक सेक्टर का योगदान 2021-22 लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार यदि हम बात करें 21.2%, द्वितीयक सेक्टर की बात करें तो 18.1%, तृतीयक सेक्टर की बात करें तो 60.7% योगदान देखने को मिल रहा है। देखो एक प्रश्न यहां से यह भी पूछा जाता है कि पिछले वर्ष से तुलना की जाती है कि जो पिछली आर्थिक समीक्षा आई थी उससे इसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो आइए देख लेते हैं, इसकी जो हम तुलना कर लेते हैं किससे, पिछले आंकड़े से। पिछले आंकड़े मतलब 2020-21 के आंकड़े से यदि हम तुलना करें कि भाई पिछला जो आर्थिक समीक्षा दिया गया था, पिछले वर्ष जो आंकड़े आए थे उससे इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। तो आपको बता दें पिछले वर्ष यदि हम बात करें तो इसका जो योगदान था ये 69.3% था, मतलब कहीं ना कहीं बढ़ा है। 2020-21 में तृतीयक सेक्टर का योगदान 59.3% था जो अब बढ़कर 60.7% हो गया है, मतलब तृतीय सेक्टर का योगदान बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में। इसी प्रकार से यदि हम द्वितीयक सेक्टर की बात करते हैं और द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत भी 2020 और 21 के आंकड़े की बात कर लें कि भाई द्वितीय सेक्टर का क्या आंकड़ा था इस दौरान, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 19.3%। ठीक है, कितना, 19.3%। इससे क्या प्रतीत होता है कि द्वितीय सेक्टर का जो योगदान है वो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम हुआ है, क्योंकि पिछले वर्ष कितना था 19.3% और इस वर्ष कितना हुआ है 18.1%, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में द्वितीय सेक्टर का जो योगदान है बिहार की जीएसडीपी में वो कम हुआ है। ठीक है, ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं प्राथमिक सेक्टर के बारे में कि प्राथमिक सेक्टर जो है ये 2020-21 से जब हम इसकी तुलना करते हैं, पिछले आर्थिक समीक्षा से तुलना करते हैं तो इसका योगदान क्या रहा है, तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना, इसका योगदान था 21.4%। 21.4%, मतलब कहीं ना कहीं यह भी घटा है। तो यहां से एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार यदि वर्तमान 2021-22 के आंकड़ों की तुलना करें तो बिहार की जीएसडीपी में किस एक सेक्टर का योगदान बढ़ा है, किस एक सेक्टर का योगदान बढ़ा है। तो यहाँ पे जो बढ़े की बात की जाएगी तो आप देख रहे होंगे कि प्राथमिक सेक्टर का जो योगदान है 21.4 था पहले, अब हो गया है 21.2, मतलब कम हुआ है। द्वितीय सेक्टर का योगदान 19.3 था, अब हो गया है 18.1, मतलब कम हुआ है। बढ़ा किसका है, तो बढ़ा है तृतीय क्षेत्र का। तो एकमात्र क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र, आप कह सकते हो, जिसका योगदान बिहार की जीएसडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। बाकी प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर का जो योगदान है वो कम हुआ है। ठीक है, ये फैक्ट याद होना चाहिए और ये तथ्य जरूर याद होना चाहिए, प्रीलिम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। इसके साथ साथ एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि जब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, ठीक है, या तो उसमें सबसे धनी जिला कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे समृद्ध जिला वर्ष
2021 के आंकड़ों के अनुसार यदि हम बात करें, सबसे समृद्ध जिला, ठीक है, सबसे समृद्ध जिला, तो याद रखिएगा सबसे समृद्ध जिला है पटना। दूसरे नंबर पे आपका आता है बेगूसराय, और तीसरे नंबर पर आता है आपका मुंगेर। ठीक है, सबसे समृद्ध जिला में। सबसे गरीब जिला की जब हम बात करते हैं, सबसे गरीब जिला की जब हम बात करते हैं, तो सबसे गरीब जिला में सबसे पहले शिवहर, शिवहर के बाद फिर अररिया, अररिया के बाद फिर सीतामढ़ी। देखो डेटा भी इसमें है, लेकिन डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सिर्फ जिले का नाम याद कर लीजिए, पर्याप्त है, डेटा याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है, यदि नोट करना है तो नोट कर लीजिए, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जैसे यदि एक का नोट कर लें, 1,15,239 रुपए। ठीक है, और शिवहर का यदि हम बात करते हैं तो 18,692 रुपए। ठीक है, इतना याद कर लीजिए कि भाई पटना में जो जब हम बात करते हैं सबसे समृद्ध जिला की, जब हम बात करते हैं पटना में, तो वहां पे देखने को मिलता है 1,15,239 रुपए। ठीक है, और वहीं शिवहर में देखने को मिलता है 18,692 रुपए। तो इसको भी आपको याद करने की जरूरत है, रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों। अब कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों की यहाँ पे बात होने वाली है। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। और कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले जो आंकड़ा दिया गया है वो 2017-18 से 2021-22 की यहाँ पे बात की गई। जो आंकड़ा हमें उपलब्ध कराया गया है वो 2017-18 से और 2021-22 जो लेटेस्ट है इसकी हम बात करेंगे। यही आंकड़ा हमें दिया गया है 2017-18 से 2021-22। अब कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की यदि हम बात करें, वृद्धि दर बात करें, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 5% देखने को मिल रही है। कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों की जो वृद्धि दर है वो कितनी देखने को मिल रही है? कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की वृद्धि दर तो ये देखने को मिल रही है 5%। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2017-18 से 2020-21-22 की जब हम बात करते हैं तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर 5% देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, 2020-21 में बात करें, सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का जो हिस्सा था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। 2021-22 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो 2021-22 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में, सकल राज्य मूल्यवर्धन में हिस्सा यदि हम बात करें, इसका हिस्सा कितना है? सकल राज्य मूल्यवर्धन में इसका हिस्सा, याद रखिएगा, ये 20% देखने को मिला। ठीक है, 2021-22 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो इसका हिस्सा है इस क्षेत्र का वो 20% देखने को मिल रहा है। इसको नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर बात आती है वर्ष 2020-21 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि भाई शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है। तो वर्ष 2020-21 में, वर्ष 2020-21 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र, बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र, तो याद रखिएगा इस डेटा के अनुसार पता चला है कि वर्ष 2020-21 में बिहार में जो शुद्ध बुआई क्षेत्र है वो है 50.5%।
कितना है 50.5%। तो याद रखिएगा वर्ष 2020-21 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है वो 50.5% है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें फसल सघनता की, फसल सघनता की यदि हम बात करें यहीं पे कि भाई फसल सघनता कितनी है, फसल सघनता की बात करें तो 1.44 देखने को मिल रही। फसल सघनता भी पता होना चाहिए और शुद्ध बुआई क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ष 2021-22 में कुल अनाज उत्पादन कितना रहा है, वर्ष 2021-22 में 2021-22 में राज्य में कुल अनाज उत्पादन, राज्य में कुल अनाज उत्पादन, इसको साथ साथ प्रयास करिएगा नोट करते हुए चले। ठीक है, कुल अनाज उत्पादन की यदि हम बात करें 2021-22 में तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 181.0 लाख टन। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण डेटा है जिसको आप मुख्य परीक्षा के दौरान भी कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हैं। तो 181 लाख टन जो है ये राज्य में कुल अनाज उत्पादन का आंकड़ा है जो आपको पता होना चाहिए। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे हम बात करेंगे जैविक कॉरिडोर योजना की बात करेंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। आप जानते हैं जैविक कॉरिडोर योजना की जब हम बात करते हैं, सिर्फ एक फैक्ट याद रख लेना है कि सरकार का प्रयास है कि 2022 से लेकर के 2025 तक, याद रखिएगा, जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत सरकार का प्रयास है कि 2022 से लेकर के 2025 तक हमें जो बिहार की आप कह सकते हो कि जमीन है या कृषि भूमि है उसका 20,000 एकड़ जो है एक जैविक कृषि के अंतर्गत लेकर आना है। तो याद रखिएगा जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत जिसका लक्ष्य है 2022 से लेकर 2025 लक्ष्य है इसका, उसमें टारगेट रखा गया है कि भाई हमें 20,000 एकड़ जो भूमि है उसको लेकर आना है जैविक खेती के अंतर्गत। इस फैक्ट को भी आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। मतलब सरकार का लक्ष्य है 2025 तक बिहार की 20,000 एकड़ भूमि जैविक खेती के अंतर्गत, जैविक कृषि के अंतर्गत लाई जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसको जैविक वाला नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे उद्यम क्षेत्रों की बात करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई उद्योगों की स्थिति क्या है बिहार में। अब हम बात करेंगे उद्योग क्षेत्र की, उद्योग क्षेत्र की हम बात करेंगे कि भाई इस क्षेत्र में क्या प्रगति हुई पिछले एक वर्ष में, उसके बारे में हम बात करें। ठीक है, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र देख लिया, कृषि सहवर्ती क्षेत्र के बाद फिर उद्योग क्षेत्र की बात करिए। बिहार में कारखानों की जो संख्या है यदि हम बात करें, याद रखिएगा कारखानों की संख्या, बिहार में कारखानों की या उद्योगों की जो संख्या है, जो आंकड़ा दिया गया है कि 2018-19 से 2019-20 तक बिहार में कारखानों की संख्या 2018-19 से 2019-20 तक यदि हम बात करें तो कितनी बढ़ी है, सिर्फ 0.3% बढ़ी है। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। जब बिहार में उद्योगों से जुड़ा हुआ कोई उत्तर आपको लिखने को आ जाए तो ये फैक्ट आप मेंशन कर सकते हैं। मतलब कारखानों की संख्या की यदि हम बात करें तो 2018-19 से 2019-20 तक सिर्फ और सिर्फ 0.3% बढ़ी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राज्य में एथेनॉल उत्पादन क्षमता की बात करें, आप जानते हैं कि लगातार इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। राज्य में एथेनॉल उत्पादन क्षमता, एथेनॉल
उत्पादन क्षमता की जब हम बात करते हैं तो एथेनॉल उत्पादन क्षमता में 2 वर्ष के आंकड़े हमें देखने हैं। एथेनॉल उत्पादन क्षमता में जब हम देखते हैं कि भाई एथेनॉल उत्पादन क्षमता 2021-22 में क्या है और 2020-21 में क्या थी। तो 2020-21 में जब हम बात करते हैं तो 20-21 में ये 370,000 लीटर, याद रखिएगा 370,000 लीटर देखने को मिल रही थी। और जब 2021-22 की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बढ़कर 470,000 लीटर हो गई। मतलब एथेनॉल उत्पादन जो क्षमता थी बिहार में उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। और कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 370 से 470, मतलब कितना हो गया, मतलब 100,000 लीटर आपको देखने को मिल रही है। 100,000 लीटर ये क्या है जो बढ़ोतरी है, ये 470,000 लीटर क्या है, ये 470,000 लीटर प्रतिदिन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो राज्य में एथेनॉल उत्पादन क्षमता 470,000 लीटर पर डे हो गई है वर्तमान में। पहले ये विगत वर्षों में 370,000 लीटर हुआ करती थी, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इसको नोट कर लीजिए। तब बढ़ते हैं और बात करेंगे श्रम रोजगार और कौशल की बात करेंगे। ठीक है, श्रम रोजगार और कौशल की अब बात होगी। श्रम रोजगार श्रम रोजगार और कौशल की यहाँ पे बात देखने को आपको मिले। आपको बता दें राज्य में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात, सबसे पहले ये देख लेते हैं। राज्य में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात, पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात की जब हम बात करते हैं कि राज्य में कितना ये देखने को मिल रहा है। राज्य में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात की जब हम बात करते हैं तो 2 संदर्भों में देखना है। सबसे पहले ग्रामीण, ठीक है, फिर बात आएगी शहरी। ग्रामीण में बात करें तो 68.8%, याद रखिएगा। और शहरी में बात करें तो 64.6%। तो ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है वो ग्रामीण में 68.8% है और शहरी क्षेत्रों में 64.6% है। यदि हम भारत के लेवल की बात करें कि भाई भारत के स्तर पे क्या है, ये राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, राष्ट्रीय स्तर पे यदि हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर पे यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण में ये देखने को मिलता है 77.9% और ग्रामीण शहरी स्तर पे देखने को मिलता है 75.6%। तो याद रखिएगा राज्य में पुरुष श्रमिक जनसंख्या का जो अनुपात है ग्रामीण क्षेत्रों में 68.8 और शहरी क्षेत्रों में 64.6% देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्तर से आप कह सकते हो राष्ट्रीय स्तर से ये थोड़ा सा कम है, लेकिन देखने को अभी भी इसमें काफी सुधार करने की जरूरत है क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो श्रम कार्यों में ही लगे हुए हैं। देश की ज्यादातर जनसंख्या श्रम कार्यों में ही लगी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, औसत दैनिक कमाई की बात कर लेते हैं। औसत दैनिक कमाई, औसत दैनिक कमाई, औसत दैनिक कमाई की जब हम बात करते हैं तो यहां पे याद रखिएगा जब पुरुष की यदि हम बात करेंगे, पुरुष की यदि हम बात करें औसत, क्योंकि महिला श्रमिक भी होते हैं पुरुष भी होते हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। पुरुष की पहले बात करेंगे फिर महिला की यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, पुरुष की यदि हम बात करें तो देखने को मिलता है 338 रुपया। ठीक है, महिला की यदि हम बात करें तो देखने को मिलता है 224 रुपया। एक औसत है ये। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो पुरुष श्रमिक हैं उनको ज्यादा वेतन मिलता है या ज्यादा उनको पे किया जाता है,
और जो महिला श्रमिक हैं उनको कम किया जाता है। और ये जो लैंगिक अनुपात है यदि हम बात करें 338 और 224 में, ये लगभग देखने को मिलता है 28%। ठीक है, सेम काम महिला करती है तो उसको पुरुष की तुलना में 28% श्रम क्षेत्र में विशेष रूप से उसको 28% कम वेतन मिलता है। संपूर्ण भारत में यदि हम बात करें ये कितना है, तो संपूर्ण भारत में ये 36% है। याद रखिएगा, संपूर्ण भारत में यदि हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करें लैंगिक अंतर की दैनिक कमाई में तो 36% है, जबकि बिहार में यह 28% आपको देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों डेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं जीविका कार्यक्रम के बारे में जानते हैं, उसके बारे में हम बजट में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जीविका ग्रामीण युवाओं को 61 स्वीकृत कार्यों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को सहयोग देने के लिए एक नोडल अभिकरण है, आप जानते होंगे। और प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत ये जो ग्रामीण युवा हैं इनको अपना उद्यम शुरू करने के लिए सरकार द्वारा ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। और अभी तक यदि हम बात करें तो 2.5% प्रत्याशी इससे प्रशिक्षित किए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। जीविका कार्यक्रम के बारे में हम बजट में डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि वहां पे इसकी बात की गई है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और भौतिक अधिसंरचना के बारे में हम बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर अवसंरचना पे हम आ जाएंगे, भौतिक अवसंरचना पे हम बात करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं भौतिक अधिसंरचना के बारे में। भौतिक अधिसंरचना, ठीक है, भौतिक अधिसंरचना के बारे में हम बात करेंगे। और भौतिक अधिसंरचना के बारे में जब बात करें तो बिहार में जो कुल पथ घनत्व देखने को मिल रहा है, बिहार में जो कुल पथ घनत्व या सड़कों का घनत्व देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर बिहार में जो पथ घनत्व है वो 3166.9 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल रहा है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। देश में यदि हम बात करें तो केरल और पश्चिम बंगाल के बाद ये सर्वाधिक पथ घनत्व वाला तीसरा राज्य है। सबसे ज्यादा पथ घनत्व केरल में और केरल के बाद पश्चिम बंगाल में, और केरल और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरा राज्य आपका है बिहार, जहां पे पथ घनत्व सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है। वर्ष 2020-21 में यदि हम बात करें वाहनों में निबंधन के मामले में यूपी महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरा है। तो वाहनों के संदर्भ में, वाहनों के निबंधन के संदर्भ में भी बिहार तीसरा है और पथ घनत्व में भी बिहार तीसरा है। ये दोनों डेटा आपको याद रखना। तो आजकल वाहन बड़े खरीदे जा रहे हैं, ये भी याद रखने की जरूरत है। इसको बात कर लेते हैं भौतिक संरचना के बाद फिर हम बात करेंगे ई शासन के बारे में। तो इस डेटा को नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं ई शासन पे। ई शासन की हम बात करेंगे। ई शासन, ठीक। अब ई शासन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पता होना चाहिए राज्य के लगभग 98.7%, राज्य के लगभग 98.7%, ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 98.7% ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो भारत नेट परियोजना से जुड़ चुकी हैं। मतलब राज्य की 98.7% ग्राम पंचायत भारत नेट परियोजना से जुड़ चुकी हैं। भारत नेट परियोजना से जुड़ चुकी हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, भारत नेट परियोजना से कितनी ग्राम पंचायतें जुड़ गई हैं? 98.7% ग्राम पंचायतें जुड़ गई हैं। आप जान रहे होंगे ई शासन को बढ़ावा देने के संदर्भ में यदि हम बात करें तो बिहार राज्य सरकार लगातार बेहतर कर रही है और इस दिशा में ई शासन को बढ़ावा देने के क्रम में बिहार को कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इन पुरस्कारों में यदि हम बात करें तो आप जानते हैं CSI निहिलेंट अवार्ड,
CSE अवार्ड, SIG अवार्ड, ई गवर्नेंस अवार्ड। तो बहुत सारे अवार्ड भी बिहार को मिल चुके हैं, वो याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि ई शासन की दिशा में भी बिहार बेहतर काम कर रहा है। और प्रत्यक्ष लाभांतरण में सर्वाधिक लेन देन के लिए इसको डिजिटल इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो बिहार लगातार ई शासन के संदर्भ में प्रगति कर रहा है, बेहतर प्रगति कर रहा है। और अभी तक 98.7 ग्राम पंचायतें हैं जो भारत नेट परियोजना से जुड़ चुकी हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। इसको नोट कर लें। चलिए, अब हम बात करेंगे ऊर्जा क्षेत्र की, क्योंकि ऊर्जा तो बहुत आवश्यक है, बिना ऊर्जा के तो कुछ हो नहीं सकता। तो ऊर्जा क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऊर्जा क्षेत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऊर्जा क्षेत्र के बारे में, ऊर्जा क्षेत्र के बारे में क्या जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहली बात, राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत क्या है। प्रति व्यक्ति खपत राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत ठीक है, राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत की बात हो रही है। यहाँ पे है 329 किलोवाट आवर। कितना है? 329 किलोवाट आवर। ठीक है, राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 329 किलोवाट आवर आपको देखने को मिल रही है। और ये जो 329 किलोवाट आवर की बात कर रहे हैं, ये कब के आंकड़े हैं? ये आपको देखने को मिल रहे हैं लेटेस्ट आंकड़े 2021-22 में। तो 2021-22 में यदि हम बात करें तो राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत जो है वो 329 किलोवाट आवर है, ये आपको पता होना चाहिए। पिछली बार कितना थी, मतलब पिछले 2017-18 की तुलना में इसकी बात करते हैं हम कि भाई 2017-18 में ये कितना था। तो 2017-18 में जब हम बात करते हैं खपत की कि भाई प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी, तो यहाँ पे ये थी 280 किलोवाट आवर। 280 किलोवाट आवर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 280 किलोवाट आवर 2017-18 में था। तो कितनी प्रगति इसमें हुई, कितनी वृद्धि हुई? लगभग 17.5% की वृद्धि हुई। ठीक है, 17.5% ऊर्जा की खपत के मामले में यदि हम बात करें 17.5% की वृद्धि हुई है 2017-18 से लेकर के 2021-22 तक। ठीक है, मतलब 18, 19, 20, 21 मतलब 4 सालों में 17.5% ऊर्जा की खपत बढ़ी है बिहार में, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर खपत बढ़ी है तो आइए यह भी देख लेते हैं कि बिहार में जो स्थापित क्षमता है, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता है वो कितना है। तो राज्य में उपलब्ध बिजली उत्पादन क्षमता की बात करें, राज्य में उपलब्ध बिजली क्षमता, राज्य में उपलब्ध बिजली क्षमता की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ये देखने को मिल रहा है 7,785 मेगावाट। कितना देखने को मिल रहा है? 7,785 मेगावाट। और कब? ये 2021-22 में। 2021-22 में ये देखने को मिल रहा है 7,785 मेगावाट। ठीक है, पहले कितना था यदि हम बात करें 2020-21 में? 2020-21 में ये था 2020-21 में 6,422 मेगावाट। 6,422 मेगावाट कब था? 2020-21 में। मतलब पिछले एक वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है राज्य की जो बिजली उपलब्ध क्षमता है, यहाँ पे बिजली जो आप कह सकते हो उत्पादन क्षमता है, या राज्य की जो बिजली संसाधन की क्षमताएं हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। उसमें बढ़ोतरी जो हुई है वो 21.2% की हुई है। पिछले एक वर्ष में राज्य में
बिजली की जो उपलब्ध क्षमता है उसमें 21.2% की वृद्धि हुई है। पिछले आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये 6,422 मेगावाट हुआ करती थी, आज के समय में ये 7,785 मेगावाट क्षमता है और इसमें बढ़ोतरी हुई है। मतलब इस क्षेत्र में बिहार सरकार ने काम किया है। अब बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की, ग्रामीण विकास की हम बात करते हैं। तो आइए ग्रामीण विकास के बारे में देख लेते हैं। ग्रामीण विकास के बारे में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे ग्रामीण विकास के बारे में। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। ठीक, ग्रामीण विकास की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ग्रामीण विकास की जब हम बात करते हैं तो बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, आप जानते होंगे, इसी को जीविका बोलते हैं। जीविका या बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति के तहत 2022 सितंबर की बात करें तो 10.35 लाख सहायता समूह बने थे। कितने? 10.35 लाख सहायता समूह बिहार में बने थे, ये आपको याद रखना है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो जीविका कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मतलब बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह बने थे, ये आपको याद रखने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट की, शहरी विकास की हम बात करते हैं, ये तो ग्रामीण विकास हो गया। शहरी विकास में जो आपको याद रखना है, शहरी विकास की जब हम बात करेंगे, ग्रामीण विकास याद रखिएगा, जीविका के अंतर्गत, जीविका मिशन के अंतर्गत कितने स्वयं सहायता समूह बने हैं? तो ये बने हैं 10.35 लाख। शहरी विकास में जब बात करते हैं तो बिहार में 2022 की जब बात करें तो 2022 में ऐसा बोला गया कि बिहार में अनुमानित शहरी जनसंख्या, जो 2022 में जो अनुमानित शहरी जनसंख्या है बिहार में, उसकी यदि हम बात करते हैं तो बोला गया कि 2.02 करोड़ है। ठीक है, 2.02 करोड़ लोग बिहार के शहरों में रहते हैं, ये आंकड़ा है 2022 का। यहाँ पे बोला गया कि शहरीकरण जो है, शहरीकरण, यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं शहरीकरण के, ठीक है, और ये लगभग 16.2% बताया गया है, और 2011 में बोला गया कि ये 11.3%। मतलब आज के समय में बिहार में भी अब शहरों में बसने की जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिल रही है। लगातार लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय के लिए पलायन कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार के संदर्भ में पलायन कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं। लेकिन जो पलायन है, गांव से शहरों का जो पलायन है बिहार में, वो लगातार बढ़ा है। और 2022 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के शहरों की जो अनुमानित जनसंख्या है वो 2.02 करोड़ है, और शहरीकरण का जो ये स्तर है ये लगातार बढ़ रहा है और 16.2% की इसमें वृद्धि देखी गई है। ठीक है, अब बात आती है बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना की। इसके बारे में आपको बताया गया है कई बार कि राजगीर, नवादा, गया, बोध गया को इससे लाभ होगा, तो उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अन्य तथ्यों को। अब हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, मानव विकास के बारे में हम बात करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगली जो जानकारी है इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। चलिए नोट कर लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको जरूर याद रखिएगा। मानव विकास की हम बात कर रहे हैं। मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है।
इसके जो आंकड़े हैं ये आपको याद करने की जरूरत है, इनको आप बहुत जगहों पे प्रयोग कर सकते हैं। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता जो थी, याद रखिएगा, जन्मकालीन जीवन संभाव्यता, ठीक है, बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता जो थी, जो आंकड़ा दिया गया है 2016 से 20 में बताया गया है। 2016 से 20 में जो जीवन संभाव्यता थी, मतलब जब किसी का जन्म होता था तो बोला जाता था कितने वर्षों तक अधिकतम ये जीवित रहेंगे, तो ये औसत था 69.5 वर्ष। ठीक है, कितना था? 69.5 वर्ष था। और ये जो औसत था, यदि हम बात करें तो 2006 से 10 की बात यदि हम करें, इसकी तुलना करें, तो बोला गया है इसमें कि 2006 से 10 के बीच में ये जो औसत था, ये आपको देखने को मिल रहा था 65.8%। कितना था? 65.8% था। और ये अब बढ़कर हो गया है 69.5%, मतलब 3.7 वर्षों की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? जीवन संभाव्यता में 3.7 वर्षों की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि लगातार अब आप देख रहे होंगे 2006 की से 10 की बात हो रही है, और यहाँ पे जो तुलना की जा रही है वो 16 से 20 की जा रही है। तो आप देख रहे होंगे कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में भी अब, चाहे वो आप कह सकते हो कि स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, चाहे जन जागरूकता की बात करें, दोनों बढ़ी है। और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के कारण, जनता की स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच के कारण, क्योंकि 2006 की तुलना में तो 2016 में तो निश्चित तौर पे 10 वर्षों में बदलाव हुए होंगे, और उन्हीं सकारात्मक बदलावों की बदौलत ये देखने को मिल रहा है कि जो जीवन संभाव्यता है बिहार में, उसमें 3.7 वर्षों की वृद्धि हुई है। किसकी तुलना में? 2006 से 10 की तुलना में। और ये आप कह सकते हो, जब कभी भी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ या स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, जनसंख्या से जुड़ा हुआ कुछ भी प्रश्न बनता है, तो वहां पे आप इन आंकड़ों को अंकित कर सकते हो, इन आंकड़ों को बता सकते हो मुख्य परीक्षा में भी। इससे आपको निश्चित तौर पे बढ़त मिलेगी अन्य छात्रों से। तो इसको याद रखना है, जीवन संभाव्यता जो है बिहार में जन्मकालीन, वो 2006 से 10 की तुलना में 2016 से 20 में यदि हम देखें तो 3.7 वर्षों की वृद्धि हुई है। और इसके पीछे प्रमुख कारणों में यही है कि भाई स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं अब घर घर तक उनकी पहुंच हो गई है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं पिछले 10 वर्षों में। ये हम नहीं कह सकते कि बहुत सुधार हो गया है, लेकिन पिछले 10 वर्ष पहले यदि चले जाएं आप और आज के समय में यदि हम देखें, तो निश्चित तौर पे सुधार देखने को मिल रहा है। और उसी का परिणाम है कि आपको ये चीजें देखने को मिल रही है। इसके बाद फिर आप जानते हो कि बात आती है संस्थागत प्रसव की। तो आप जानते हैं पहले क्या है कि अस्पतालों में वो सुविधाएं नहीं होती थी, और ज्यादातर जो प्रसव होते थे ये सामान्य तौर पे जैसे घरों में ही हो जाते थे। और आज के समय में यदि हम बात करें, जो आंकड़ा है NFHS का जो आंकड़ा है, इसकी यदि हम बात करें, जो प्रसव के बारे में बताता है, तो ये बताता है कि वर्तमान समय में जो संस्थागत, मतलब अस्पतालों के माध्यम से प्रसव के जो आंकड़े हैं वो आपको देखने को मिलते हैं 76.2%। ये किस वर्ष की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 2019-21 की। 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार यदि हम देखें तो बिहार में अब संस्थागत प्रसव भी बढ़ा है, और ये आंकड़ा हो गया है 76.2%। और 2005 और 6 में यदि हम बात करें, याद रखिएगा 2005-6 में इसी की तुलना यदि हम करें, जो आंकड़े दिए गए हैं कि 2005 और 2006 में ये कितना था, तो 2005 और 6 में ये बहुत ही पुअर कंडीशन में, बहुत ही दयनीय स्थिति में था, और ये मात्र 22% आप कह सकते हैं था। मतलब 22% से सीधा 76.21% आपको देखने को मिला है पिछले 14 से 15 वर्षों में। तो इसमें निश्चित तौर पे सुधार हुआ है। और ये जो आप कह सकते हो वृद्धि है, कितनी हुई है? ये 54% की, 54.2% की वृद्धि हुई है संस्थागत प्रसव में। इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अब जो शिशुओं का जन्म हो रहा है वो लगभग 100 में से 76.2% शिशुओं का जो जन्म है
वो अस्पतालों में हो रहा है या जो संस्थागत आप कह सकते हो संस्थागत जो संस्थाएं हैं उनमें हो रहा है। अब ये आपको याद रखने की जरूरत है। और इसी के कारण, क्योंकि लगातार जो संस्थागत प्रसरों है ये बढ़ा है, और इसी के कारण जो मातृ मृत्यु दर था वह भी आपको देखने को मिलता है, उसमें भी सुधार आपको देखने को मिलता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उस फैक्ट की बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर मातृ मृत्यु दर की हम बात करेंगे, और वह भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसको नोट कर लिया जाए, दोनों जो तुलना जिससे हम कर रहे हैं वो भी नोट होना चाहिए। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे इसी में मातृ मृत्यु दर की। मातृ मृत्यु दर की हम बात करेंगे। मातृ मृत्यु दर में जो देखने को मिल रहा है वो 2018-20 के आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, और 2018-20 के आंकड़ों के अनुसार यदि हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है 118 प्रति लाख जीवित पुरुषों, प्रति लाख ठीक है। 21 वर्ष का आंकड़ा है, ये हमने देखा 2018-20 का। इसी में 2015 और 17 के आंकड़े दिए गए हैं। 15 से 17 के जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें ये हुआ करता था 165। ठीक है, मतलब इसमें यदि हम देखें तो लगभग 47 अंकों का सुधार हुआ है। ठीक है, मतलब पहले के समय में 2015-17 में जब हम बात करते हैं तो मातृत्व मृत्यु दर जो आपको देखने को मिलती थी, मातृ मृत्यु दर जो देखने को मिलती थी नवजात शिशुओं के जन्म के दौरान जिन माताओं की मृत्यु होती थी, 2015-17 में ये आंकड़ा था 165 प्रति लाख, और 2018-20 में ये आंकड़ा हो गया है 118 प्रति 1 लाख पर। तो निश्चित तौर पे इसमें भी 47 अंकों का आपको सुधार देखने को मिल रहा है। और ये सुधार इसीलिए है क्योंकि लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया, और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनका आप कह सकते हो घर तक उनकी पहुंच हो रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। स्वास्थ्य सेक्टर में जो आधारभूत संरचना है वो बेहतर हुई है, और उसी का परिणाम है कि जहां पे जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी है। जन्म लेने वाले शिशुओं की यदि हम बात करें, औसत जन्म दर की जब बात करते हैं, संस्थागत प्रसरों में बात करते हैं, वहां पे भी ये चीजें आपको देखने को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के कारण, स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार के कारण ये 2 से 3 आंकड़े जो हैं ये बेहतर हुए हैं। जैसे संस्थागत प्रसव बढ़ा है और उसी के कारण इसमें मातृ मृत्यु दर में सुधार हुआ है। साथ ही साथ जब संस्थागत प्रसव बढ़ा है, स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हुई हैं, तो उसी में देखने को मिल रहा है कि जब कोई शिशु जन्म लेता है तो जो उसकी अधिकतम वो कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है उसके बारे में जब हम बात करें तो वह भी आंकड़ा आपने देखा कि अब लगभग 69 का हो चुका है। तो उसमें भी सुधार है। तो आप कह सकते हो ओवरऑल कि स्वास्थ्य सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में यदि हम बात करें तो बिहार में लगातार सुधार हो रहे हैं। लेकिन हाँ, सुधारों की गति जो है वह अभी भी बहुत ही धीमी है, और बेहतर तरीके से सुधार होने चाहिए और फास्ट सुधार होने चाहिए। तो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। अब बात हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। यहाँ पे बाल विकास की बात करेंगे। बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट की यहाँ पे बात होगी। चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है 0 से 18 वर्ष बिहार की जो आबादी है, यदि हम बात करें बिहार की आबादी में, बिहार की आबादी में 0 से 18 वर्ष के एज में जो लोग हैं उनकी आबादी यदि हम बात करें तो 48% है। मतलब आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो कुल आबादी है तो 0 से 18 वर्ष के आयु में होने वाले लोगों की जो आबादी है वो 48% है। ये आपको पता होना चाहिए। और राज्य सरकार ने, आप जानते हैं, 2013-14 से
2013-14 से ही राज्य सरकार ने बाल बजट भी प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो बिहार में बाल बजट भी प्रस्तुत किया जाता है, यह आपको याद रखने की जरूरत है। अब राज्यों के सकल राजकोषीय यदि हम बात करें, घाटा की बात करें, तो उसमें बिहार याद रखिएगा 2.4। इसके आंकड़े हम नोट कर लेते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम उसके आंकड़े नोट कर लेते हैं। इसको नोट कर लिया जाए, क्योंकि अब कुछ सीमित फैक्ट बचे हैं, वही हमें नोट करना है। चलिए, अब यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे को देखने वाले हैं। बिहार का सकल राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय, बिहार का सकल राजकोषीय घाटा यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। और बिहार का जो सकल राजकोषीय घाटा है, इसको हम जीएसडीपी के प्रतिशत में देखने जा रहे हैं। किसके? जीएसडीपी के प्रतिशत में देखने जा रहे हैं। ठीक है, जीएसडीपी के प्रतिशत में देखने जा रहे हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम 2019-20 की हम बात करेंगे। 2019-20 में जब हम बात करते हैं, तो बिहार का जो सकल राजकोषीय घाटा था वो जीएसडीपी के 2.4% के बराबर था। ठीक है, 2020-21 में जब हम बात करते हैं, 2020-21 में ये जो घाटा था ये जीएसडीपी के 4.8% के बराबर था। ठीक है, और 2021-22 की जब हम बात करते हैं, 2021-22 की, तो 2021-22 में ये 3.8%। ठीक है, और जो बजट हमारा आया है, बजट में अनुमानित जो बताया गया है कि भाई 2022-23 में कितना रहेगा हमारा, तो बजट में जो अनुमानित बताया गया है वो बताया गया है 3.5%। तो ये डेटा आपको याद करने की जरूरत है, और इसमें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये दो डेटा आपको जरूर, लास्ट 2021-22 का और 2022-23 का, ये जरूर याद रखना है, क्योंकि जो अनुमानित है वो बदलता रहता है। चीजें बेहतर होंगी तो वो बदलेगा, उसमें बदलाव देखने को मिलता है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट याद करके बैठें। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है, जब हम बात करते हैं कि भाई सरकारी व्यय में विभिन्न शीर्षों का कितना हिस्सा है, उनकी बात करेंगे। विशेष रूप से हम बजट में देखते हैं, तो इसको पहले नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जो सरकारी व्यय होता है, ठीक है, सरकारी जो व्यय है राज्य सरकार का, सरकारी सरकारी व्यय में विभिन्न विभिन्न शीर्षों का योगदान क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा व्यय कहाँ पे होता है। तो इसको सिर्फ याद करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा व्यय की यदि हम बात करें, सबसे ज्यादा व्यय होता है सामाजिक सेवाओं में, ठीक है, ये याद रखना है। सबसे ज्यादा व्यय कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा व्यय बजट का जो आवंटन होता है, सबसे ज्यादा व्यय कहाँ होता है, सामाजिक सेवाओं में होता है। और सामाजिक सेवाओं में यदि हम बात करें तो 39.4%, इस बार का आंकड़ा है कि 39.4% जो व्यय है ये सामाजिक सेवाओं में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें दूसरे नंबर पे तो सामान्य सेवाएं आती हैं, और दूसरा जो सबसे ज्यादा व्यय हुआ है वो हुआ है सामान्य सेवाओं में, सामान्य सेवाओं में। और सामान्य सेवाओं में व्यय का जो प्रतिशत है ये है 25.3%, ये आपको याद रखना है। और तीसरे नंबर पर आती हैं आर्थिक सेवाएं, तीसरे नंबर पर हैं आर्थिक सेवाएं। और आर्थिक सेवाओं में जो व्यय है इसके प्रतिशत की बात करें तो 17.7% है। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो व्यय है वो सामाजिक सेवाओं में हो रहा है, सामाजिक सेवाओं के बाद फिर सामान्य सेवाओं में, और फिर आर्थिक सेवाओं में ये व्यय आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद यदि हम बात करें बिहार में भूमि उपयोग पैटर्न के बारे में, हमने पूर्व में देखा था, ठीक है, और अभी भी देख लेते हैं। ये आंकड़े हैं वर्ष 2020-21 के। भूमि उपयोग पैटर्न, भूमि उपयोग पैटर्न, ठीक है, 2020-21 के आंकड़े हैं। भूमि उपयोग पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रहा है आपको, आप ऐसा मानिए कुछ, तो सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है शुद्ध बुआई क्षेत्र, और शुद्ध बुआई क्षेत्र 53.9%। कितना हो गया बुआई क्षेत्र, शुद्ध बुआई क्षेत्र, ये कितना था 2020-21 में, ये था 53.9%। इसके बाद कृषि क्षेत्र अनुपलब्ध भूमि, कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि, ये जो भूमि थी ये वाला, ये कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि है, और इसका आंकड़ा था 23.3%। 23.3% भूमि ऐसी थी जो कृषि हेतु अनुपलब्ध थी, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब किसी अन्य मद में ये भूमि थी। इसके बाद फिर बात आती है वर्तमान परती भूमि की। तो बिहार में जो वर्तमान परती भूमि का आंकड़ा है ये भी काफी है, और ये लगभग 12.8% है परती भूमि का आंकड़ा। हालांकि ये पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए। इसके बाद फिर बात आती है परती भूमि के बाद फिर बात आती है यहाँ पे आपको वन भूमि के बारे में। वन भूमि की बात करें तो 6.6%, ठीक है। आकृष्ट आप कह सकते हो जो कृषि भूमि है उसकी बात करें परती को छोड़ के तो 2.8%। और इसके बाद यदि हम वर्तमान परती हो गया कृषि हेतु जो बंजर भूमि है, ठीक है, उसकी बात करें तो ये 0.5%। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा कि वर्तमान में जो पिछला आंकड़ा था, वर्तमान आंकड़े के बारे में हमने प्रारंभ में बात किया था कि वर्तमान में कृषि भूमि कितनी है। पिछले आंकड़े के अनुसार जो कृषि भूमि बिहार में थी वो 53.9% थी। सिर्फ यही याद करने की आपको जरूरत है कि बिहार में जो कृषि भूमि थी वर्ष 2020-21 में वो 53.9% थी। इस वर्ष के जो आंकड़े थे इसके बारे में मैंने आपको बताए हैं। तो ये हो गई आपकी आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए आंकड़े, आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे। प्रश्नोत्तरी की बात करें तो जो हमारा प्रश्नोत्तरी का सेशन चलेगा उसमें बजट और आर्थिक समीक्षा को लेकर के अलग से प्रश्नोत्तरी होगा, वहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हूबहू नोट डाउन उम्मीद करता हूं कर लिया होगा आपने। जिन्होंने नहीं किया है एक बार फिर से वीडियो को देख के कुछ छूटा होगा तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम फिर बात करेंगे किस प्रकार से आर्थिक समीक्षा हो गया, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में
पिछले वर्ष के आंकड़े होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा वित्तीय वर्ष अब चल रहा है, इसमें सरकार किस प्रकार से लेकर चल रही है, किन योजनाओं को लेकर काम कर रही है, किन योजनाओं पे काम कर रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसकी चर्चा जो होगी वो आपको देखने को मिलेगी बजट से संबंधित सेशन में। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। और कुछ फैक्ट ऐसे हैं, याद रखिएगा, बिहार से जुड़े हुए, जैसे बहुत सारे आपके मेले होते हैं, बहुत सारे आपके त्योहार होते हैं, तो इनसे से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं, जैसे कुछ जनजातियां आपकी हैं, इनसे जो जुड़े हुए फैक्ट हैं वो आपको टाइपिंग फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो वहां से ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ऐसा है नहीं कि जनजातियों के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, या कोई मेला लगता है, कोई पर्व त्योहार है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ डिस्कशन करने की। तो ये सब प्रीलिम्स के लिए चीजें हैं, तो इसको आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, तो उसी को आपको देख के कंप्लीट कर लेना है। तो ये आप कह सकते हो सेकंड लास्ट क्लास है, एक क्लास आपकी और बची है, और उसकी के साथ साथ आपका बिहार राज्य विशेष जो है कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नोत्तरी सेशन जो है उससे जुड़िएगा, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। प्रश्नोत्तरी सेशन के साथ साथ आपका जो सेशन हमारा होता है, क्वेश्चन आंसर का जो सेशन हो गया, उसमें तो बहुत ज्यादा सीखोगे आप। साथ ही साथ जो उत्तर लेखन का सेशन होता है, उससे भी यदि आप जुड़ते हैं तो वहां भी आपको लाभ मिलेगा, और वहां से भी आपकी चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतनी चीजें आपकी बेहतर होने वाली है। ठीक है, तो लिखना नहीं भूलना है, लिखना अनिवार्य है। जब तक नहीं लिखोगे तब तक चीजें आपकी बेहतर नहीं होंगी। बिना लिखने की प्रैक्टिस के सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, उससे संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन मेंस के लिए यदि हम बात करें तो लिखना उसके लिए अनिवार्य है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक इसी प्रकार बने रहे। धन्यवाद।